हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 मल्हार बुक से 8th चैप्टर नए मेहमान के प्रश्न उत्तर। इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर समझाने वाली हूँ। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक का बटन दबाकर अपना अटेंडेंस लगवा दें। आप किस स्कूल से हैं, आपका नाम क्या है और आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसा एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके नाम के साथ आपका कमेंट अपनी अगली वीडियो में ज़रूर शो करूँगी। चलिए चलते हैं हम चैप्टर 8 नए मेहमान क्लास 8 मल्हार बुक। पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है मेरी समझ से, और इसमें क भाग दिया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। आपको एक स्टार बनाना है सही उत्तर के सामने, और ये भी हो सकता है कि किसी भी प्रश्न के एक से ज़्यादा सही उत्तर हो सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है यहाँ पर, आगंतुकों ने विश्वनाथ के बच्चों को सीधे लड़के किस संदर्भ में कहा। और यहाँ हमें 4 ऑप्शन में दिया हुआ है। पहला है अतिथियों की सेवा करने के कारण, दूसरा है किसी तरह का प्रश्न ना करने के कारण, तीसरा है आज्ञाकारिता के भाव के कारण, और चौथा है गर्मी को चुपचाप सहने के कारण। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आज्ञाकारिता के भाव के कारण। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, एक ये पड़ोसी है निर्दयी, विश्वनाथ ने अपने पड़ोसी को निर्दयी क्यों कहा। ऑप्शंस हैं, उन्हें कष्ट में देखकर प्रसन्न होते हैं, दूसरा ऑप्शन है पड़ोसी किसी प्रकार का सहयोग नहीं करते हैं, तीसरा है लड़ने झगड़ने के अवसर ढूंढते हैं, और चौथा है अतिथियों का अपमान करते हैं। तो इसके सही 2 ऑप्शन हैं। पहला है उन्हें कष्ट में देखकर प्रसन्न होते हैं, और दूसरा है पड़ोसी किसी प्रकार का सहयोग नहीं करते हैं। तो ये दोनों उत्तर सही हैं। अगला प्रश्न हमें दे रखा है, ईश्वर करे इन दिनों कोई मेहमान ना आए, रेवती इस तरह की कामना क्यों कर रही है। और हमारे पास ऑप्शन है, मेहमान के ठहरने की उचित व्यवस्था ना होने के कारण, रेवती का स्वास्थ्य कुछ समय से ठीक ना होने के कारण, अतिथियों के आने से घर का कार्य बढ़ जाने के कारण, और चौथा ऑप्शन है उसे अतिथियों का आना जाना पसंद ना होने के कारण। और इसके सही उत्तर हैं, पहला मेहमान के ठहरने की उचित व्यवस्था ना होने के कारण, और दूसरा रेवती का स्वास्थ्य कुछ समय से ठीक ना होने के कारण। तो ये दोनों, पहला और दूसरा, इसके सही उत्तर हैं। चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, हे भगवान कोई मुसीबत ना आ जाए, रेवती कौन सी मुसीबत नहीं आने के लिए कहती है। ऑप्शन, पानी की कमी होने की, पड़ोसियों के चिल्लाने की, मेहमानों के आने की, गर्मी के कारण बीमारी की। तो इसका सही उत्तर है मेहमानों के आने की। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। 5वां प्रश्न है इसमें, इस एकांकी के आधार पर बताएं कि मुख्य रूप से कौन सी बात किसी रचना को नाटक का रूप देती है। ऑप्शन में संवाद, कथा, वर्णन और मंचन। तो इसमें जो सही आंसर है वो है संवाद। अगला प्रश्न है, हो सकता है कि आप सभी ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अब अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने जो उत्तर चुने हैं वो उत्तर आपने क्यों चुने हैं। मैंने ये उत्तर इसलिए चुने क्योंकि ये प्रसंग और पात्रों के व्यवहार से सबसे अधिक मेल खाते हैं। पहला जो उत्तर हमने चुना था, सीधे लड़के। बच्चों को सीधे लड़के इसलिए कहा गया है क्योंकि वे आज्ञाकारी थे और बड़ों के कहे अनुसार चुपचाप वो सेवा कर रहे थे। जो उनको कहा जा रहा था वो काम कर रहे थे चुपचाप। दूसरे उत्तर में हमने लिखा था निर्दयी। पड़ोसी को निर्दयी हमने इसलिए कहा क्योंकि वे बिल्कुल मदद नहीं करते थे और अपने पड़ोसी को कष्ट में देखकर बहुत खुश भी हो रहे थे। छोटी छोटी बात पे लड़ने भी आ जाते थे।
तीसरे उत्तर में रेवती ने मेहमान ना आने की कामना इसलिए की क्योंकि उसके पास ना तो बहुत अच्छे मेहमानों को ठहराने की कोई व्यवस्था थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, उसकी तबीयत भी खराब थी। चौथे उत्तर में मुसीबत से उसका मतलब था मेहमानों के आने से, जिससे उसकी परेशानी बढ़ जाएगी। उसने कहा कोई मुसीबत ना आ जाए, यानी उसने यही कहा कि ऐसे में कोई मेहमान ना आ जाए, हम बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं, तो मेहमानों का गुजारा कैसे होगा। अगले लास्ट का जो उत्तर था उसमें हमने लिया था किसी रचना को नाटक का रूप मुख्य रूप से संवाद ही देते हैं, क्योंकि संवाद के माध्यम से ही जो कैरेक्टर होते हैं, पात्र होते हैं जो उसमें अभिनय कर रहे होते हैं, अपने विचार और अपने भाव को वो दर्शकों तक पहुंचाते हैं और संवाद के माध्यम से ही घटनाएं आगे बढ़ती हैं और कहानी पूरी होती है। आगे है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपनी कक्षा में साझा कीजिए। और पहली पंक्ति जो है वो है, पानी पीते पीते पेट फूला जा रहा है और प्यास है कि बुझने का नाम नहीं लेती। पहली पंक्ति, पानी पीते पीते पेट फूला जा रहा है और प्यास है कि बुझने का नाम ही नहीं लेती। ये पंक्ति हमें ये बता रही है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और उस गर्मी की वजह से इतनी प्यास लग रही है कि जितना भी पानी पियो वो प्यास कंट्रोल ही नहीं हो रही है। ये शरीर की परेशानी और गर्मी कितनी तेज़ है इस बात को दिखाती है। दूसरी पंक्ति हमें दी है, सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो। सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो, ये वाक्य क्या दिखाता है कि पूरे शहर में कितनी भीषण गर्मी, कठोर गर्मी, भयानक गर्मी पड़ रही है। इस पंक्ति से गर्मी की तीव्रता और लोगों का जो दर्द है गर्मी के कारण वो हमें पता चल रहा है। शहर का वातावरण असहनीय हो चुका है। और तीसरी पंक्ति है, यह तो हमारा ही भाग्य है कि चने की तरह भाड़ में भुनते रहते हैं। इस पंक्ति में लेखक ने आम लोगों की परेशानी को भाड़ में भुनते चने के साथ तुलना की है कि भाड़ में जो चना भूनता कैसे रोस्ट होता है ना, वो कितना उसको जला दिया जाता है, ऐसे ही गर्मी में लोग भी जल रहे हैं चने की तरह। तो यहाँ पर हंसी भी आती है इस मुहावरे को सुनकर। लोग लगातार कठिनाई और गर्मी सहते रहते हैं जैसे उनका भाग्य ही यही हो। चौथी पंक्ति हमें दी हुई है, आह अब जान में जान आई, सचमुच गर्मी में पानी ही तो जान है। ये पंक्ति पानी के महत्व को दर्शाती है। भीषण गर्मी में जब पानी मिलता है तो राहत और जीवन का एहसास होता है। जब वे मेहमान पानी पी लेते हैं तो उन्हें काफ़ी राहत मिलती है। इस लाइन में पानी की महत्व को दिखाया गया है कि जब बहुत गर्मी में हम गर्मी से बहुत घबरा जाएं और एक गिलास ठंडा पानी हमें मिल जाए तो हमें कितनी चैन मिलता है, एकदम सुकून आ जाता है। इसी तरह से जब उन मेहमानों ने पानी पिया था तो उनको भी एकदम से राहत मिल गई थी। अगला प्रश्न है, मिलकर करें मिलान। स्तंभ 1 में कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं और स्तंभ 2 में उनसे मिलते जुलते भाव दिए गए हैं। स्तंभ 1 की पंक्तियों को स्तंभ 2 की उनके सही भाव वाली पंक्तियों से रेखा खींचकर मिलाइए। ये है स्तंभ 1 और ये है स्तंभ 2, इनका हमें मिलान करना है। और पहली पंक्ति हमें यहाँ दे रखी है, लाखों के आदमी खाक में मिल गए, और इसका मिलान हम करेंगे नंबर 3 के साथ, जहाँ लिखा हुआ है बहुत ही समृद्ध व्यक्ति थे पर अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा। दूसरी पंक्ति हमें दी हुई है, धोती ऐसी चर्रा रही है जैसे पुरानी हो, और इसका मिलान हम करेंगे नंबर 4 के साथ, जहाँ लिखा हुआ है कपड़ा पसीने से भीगकर पुराने जैसा हो गया है। तीसरी पंक्ति है, माल मसाला तो अंटी में है ना, और इसका मिलान होगा नंबर 5 के साथ, जहाँ लिखा हुआ है धनराशि सुरक्षित तो है ना। नंबर 4 पे है, खाने में क्या देरदार है,
इसका मिलान होगा नंबर 1 के साथ और यहाँ लिखा हुआ है भोजन की व्यवस्था कब तक हो जाएगी। 5वीं पंक्ति है पहले आत्मा फिर परमात्मा और इसका मिलान होगा 2 के साथ, बचा भी यही ऑप्शन है। तो यहाँ लिखा हुआ है पहले अपना ध्यान फिर दूसरा काम। अगला प्रश्न है सोच विचार के लिए। एकांकी को पुनः पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। पहला प्रश्न है शहर में तो ऐसे ही मकान होते हैं, नन्हे मल का ऐसे ही मकान से क्या आशय है। नन्हे मल का आशय है कि शहर में मकान छोटे होते हैं, तंग होते हैं, उन मकानों में बहुत असुविधा होती है, ना तो खुली जगह होती है, ना आंगन होता है, ना हवा पानी की कोई व्यवस्था होती है। गांव में बहुत बड़े बड़े मकान होते हैं, हवादार होते हैं। अब गांव के मकानों की तुलना अगर शहर के मकानों से हम करें तो शहर के मकान तो बहुत ही छोटे, तंग, संकरे और भीड़ से भरे हुए होते हैं। दूसरा प्रश्न है पड़ोसी को विश्वनाथ से किस तरह की शिकायत है। आपके विचार से पड़ोसी का व्यवहार उचित है या अनुचित? तर्क सहित उत्तर दीजिए। पड़ोसी को ये शिकायत है कि विश्वनाथ के घर में जो मेहमान आए हुए हैं उन मेहमानों ने उनकी छत पर हाथ धो लिए हैं, जिससे उनकी छत पर पानी फैल गया है और इसी कारण जो पड़ोसी की स्त्री थी वो विश्वनाथ से लड़ने के लिए आ जाती है। अब मेरा विचार है कि पड़ोसी का व्यवहार गलत है, क्योंकि मेहमानों को तो पता नहीं है कि कहाँ हाथ धोना है और कहाँ नहीं धोना है, और विश्वनाथ ने माफ़ी भी मांग ली है लेकिन पड़ोसन फिर भी बुरा भला कहती जा रही है, इसलिए पड़ोसन का ये व्यवहार बिल्कुल गलत है। तीसरा प्रश्न है एकांकी में विश्वनाथ नन्हेमल और बाबूलाल को नहीं जानता है, फिर भी उन्हें अपने घर में आने देता है, क्यों? भारत की देखिए संस्कृति ही ऐसी है। हमारी संस्कृति में कहते हैं अतिथि देवो भव, जो मेहमान होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। इसीलिए विश्वनाथ ने भी उनसे उनका परिचय नहीं पूछा, सीधा उन्हें घर के अंदर बुला लिया। वो संकोच भी कर रहा था और कुछ उसके संस्कार थे, सभ्यता थे कि जिसके कारण उसने अजनबियों को भी अपने घर में आने के लिए कहा, रुकने के लिए कहा और उनको ठहरने की भी जगह दी। वह उन्हें मना नहीं कर पाता क्योंकि सामाजिक रीति और शिष्टाचार का पालन करना उसका स्वभाव है। मतलब वो एक सीधा साधा इंसान है जो रीति रिवाजों का पालन करता है। और उस ज़माने में जबकि ये एकांकी लिखी हुई है, उस ज़माने में तो अतिथियों को भगवान का ही रूप मानते थे और सभी को अपने घर के अंदर आने भी देते थे। चौथा प्रश्न है एकांकी के उन संवादों को ढूंढ कर लिखिए जिनसे पता चलता है कि बाबूलाल और नन्हेमल विश्वनाथ के परिचित नहीं हैं। जब विश्वनाथ कहता है क्षमा कीजिएगा आप कहाँ से पधारे हैं, तो उसे नहीं पता कि ये लोग कौन है। नन्हेमल कहता है अरे आप नहीं जानते, वो लाला संपत राम है ना गोटे वाले, वो मेरे चचेरे भाई हैं। तो विश्वनाथ कहते हैं कौन संपत राम? विश्वनाथ कहता है क्षमा कीजिए मैंने आपको। फिर दोनों कहते हैं अरे पंडित जी आप कैसी बातें करते हैं, हम तो आपके पास के हैं, आप कहाँ से आए हैं, ये लोग कौन है? रेवती पूछती है। जान पहचान के तो मालूम ही नहीं पड़ रहे हैं, ना जाने कौन है। देखिए मैं आपसे एक दो बात पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ पूछिए, मालूम होता है आपने हमें पहचाना नहीं। विश्वनाथ कह रहे हैं कि भैया कोई चिट्ठी विट्ठी लाए हो, तो दोनों मेहमान जो हैं वो सकपका जाते हैं, बोलते हैं चिट्ठी विट्ठी तो नहीं लाए हैं। तो इन सब वाक्यों से पता चलता है कि वो एक दूसरे को पहचानते ही नहीं हैं। पांचवा प्रश्न है एकांकी के उन वाक्यों को ढूंढकर लिखिए जिनसे पता चलता है कि शहर में भीषण गर्मी पड़ रही है। भीषण का मतलब है भयंकर, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। एकांकी में ऐसे बहुत से वाक्य आए हैं जिनसे पता चल रहा है कि बहुत गर्मी है। शुरू से लेकर आखिर तक गर्मी की तो बात की गई है उसमें। जैसे विश्वनाथ ने कहा ओफ बड़ी गर्मी है, पंखा जोर जोर से करने लगता है, इन बंद मकानों में रहना कितना भयंकर है, मकान है कि भट्टी। और रेवती जब एंटर करती है तो आंचल से मुंह का पसीना पोंछती हुई आती है और कहती है पत्ता तक नहीं हिल, ऐसा लगता है जैसे सांस बंद हो जाएगी, सिर फटा जा रहा है। फिर विश्वनाथ कहता है पानी पीते पीते पेट फूला जा रहा है, प्यास है कि बुझ ही नहीं रही है, अभी 4 गिलास पानी पी के आया हूँ फिर भी होंठ सूख रहे हैं, 1 गिलास पानी और पिला दो, ठंडा तो क्या ही होगा। रेवती कहती है कि पानी ठंडा कहाँ है, गर्म पानी है भाई, आंगन में घड़े में भी तो पानी ठंडा नहीं हो रहा है। फिर कहती है कि पानी तभी तो ठंडा होगा जब उसमें ठंडी हवा लगेगी।
ये तो जेल खाना है, जेल खाने में तो गर्म हवाई आती है। विश्वनाथ कहता है इन सुकुमार बालकों का क्या अपराध है। अपने बच्चों को देख के कहता है कि ये तो बेचारे नाजुक से बच्चे हैं, इनका क्या अपराध है, इन्होंने क्या बिगाड़ा है, इनका पूरा शरीर गर्मी से उबल रहा है। रेवती पानी का गिलास लेकर आती है, फिर कहती है बड़े का तो अभी तक बुरा हाल है, अभी कभी कभी उसे बुखार आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे वाक्य मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिए हैं, आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं। ये बहुत सारे पानी है, ठंडा पानी पिलाओ दोस्त, प्राण सूख रहे हैं, जब मेहमान आते हैं तो बर्फ़ मिले तो बर्फ़ ले आना, इस तरह की बातें हो रही हैं। अगला प्रश्न हमें दिया है अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। और इसका पहला प्रश्न है, एकांकी में विश्वनाथ अपनी पत्नी को अतिथियों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहता है, साथ ही रेवती की अस्वस्थता का विचार करके भोजन बाजार से मंगवाने का सुझाव भी देता है, लेकिन उसने स्वयं अतिथियों के लिए भोजन बनाने के विषय में क्यों नहीं सोचा। ये क्यों नहीं सोचा कि भाई पत्नी की तबीयत खराब है तो चलो मैं खुद ही खाना बना लूँ। वो बाजार से लाने को तो कह रहा है, लेकिन खुद बनाने को क्यों नहीं कह रहा है। देखिए, विश्वनाथ ने खुद खाना बनाने की बात इसलिए नहीं कही थी क्योंकि ये बहुत समय पहले लिखी गई एकांकी है और उस समय समाज की व्यवस्था ऐसी थी कि पुरुष बाहर कमाने जाते थे और जो स्त्रियां होती थी वो घर का काम किया करती थी। तो पुरुष बाहर का काम करते थे और घर की पूरी जिम्मेदारी औरतों के ऊपर होती थी। इसी सामाजिक सोच के कारण ही उसने अपनी पत्नी को भोजन बनाने के लिए पहले कहा और फिर जब देखा कि उसकी तबीयत खराब है तो उसने कहा ठीक है, हम बाहर से मंगवा लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, एकांकी में विश्वनाथ का बेटा प्रमोद तिथियों के पेयजल की व्यवस्था करता है और छोटी बहन का भी ध्यान रखता है। प्रमोद को इस तरह के उत्तरदायित्व क्यों दिए गए हैं। उत्तरदायित्व का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्यों दी गई हैं। प्रमोद को ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए दी गई होंगी क्योंकि वो घर का बड़ा बेटा है। परिवार में बड़े बच्चों से कुछ ज़्यादा उम्मीदें की जाती हैं कि वह घर के छोटे मोटे काम कर लेंगे और छोटे भाई बहनों को भी संभालेंगे। जब उनके मेहमानों को पानी पिलाना है या बहन की देखभाल करना है तो ये सब कुछ उन्होंने अपने बड़े बेटे को दे दिया। इससे बच्चों में अनुशासन भी आता है, सेवा की भावना भी विकसित होती है। तीसरा प्रश्न है, कैसी बातें करते हो भैया, मैं अभी खाना बनाती हूँ। भीषण गर्मी और सिर में दर्द के बावजूद भी रेवती भोजन की व्यवस्था करने के लिए क्यों तैयार हो गई। रेवती सिर दर्द और भीषण गर्मी के बावजूद भी खाना बनाने की व्यवस्था करने के लिए तैयार हो गई थी क्योंकि एक तो जो अब मेहमान नया वाला आया था वो उसका भाई था और दूसरा हमारी संस्कृति में ये माना ही जाता था कि अतिथि देवो भव। उसका भाई काफ़ी देर तक उसका घर ढूंढता रहा था, बड़ी मुश्किल से वो अपनी बहन के घर पहुंचा था। इस वजह से वो थका हुआ भी था और उसे भूख भी बहुत लग रही थी। और दूसरा कि बहनें अपने भाइयों से प्यार ही बहुत करती हैं, तो रेवती अपने भाई को भूखा नहीं सुला सकती थी, इसलिए वो भोजन की तैयारी में जुट गई। चौथा प्रश्न है, एकांकी से गर्मी की भीषणता दर्शाने वाली कुछ पंक्तियाँ दी जा रही हैं। अपनी कल्पना और अनुमान से बताइए कि सर्दी और वर्षा की भीषणता के लिए आप इनके स्थान पर क्या क्या वाक्य प्रयोग करते हैं। अपने वाक्यों को दिए गए उचित स्थान पर लिखिए। ये है गर्मी की भीषणता दर्शाने वाली पंक्ति, सर्दी की भीषणता दर्शाने वाली पंक्ति और वर्षा की भीषणता। मतलब तीनों मौसम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत कठोर ठंड पड़ रही है और बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, तो उसके लिए पंक्तियाँ हैं ये। गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो हम कहेंगे ये गर्मी में भुन रहा है, सर्दी ज़्यादा है तो सर्दी में जम गया और वर्षा ज़्यादा तो वर्षा में भीग गया। दूसरा है, पर बर्फ़ भी कोई कहाँ तक पिए, पर गर्म पानी भी कोई कहाँ तक पिए और रेनकोट भी कोई कितना पहने। तीसरा, सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो, सारे शहर में जैसे बर्फ़ गिर रही हो, सारे शहर में जैसे मूसलाधार बारिश हो रही हो। प्यास है कि बुझने का नाम नहीं लेती, ठंड है कि रुकने का नाम नहीं लेती या जाने का नाम नहीं लेती, वर्षा है कि रुकी नहीं रही है, रुकने का नाम नहीं लेती है। चारों तरफ दीवारें तप रही हैं, चारों तरफ बर्फ़ जम रही है, चारों तरफ पानी टपक रहा है। ठंडा ठंडा पानी पिलाओ दोस्त, प्राण सूखे जा रहे हैं। गरम गरम कहवा पिलाओ दोस्त, प्राण जमते जा रहे हैं। छाता लाओ दोस्त, हम भीगते जा रहे हैं।
सचमुच गर्मी में पानी ही तो जान है, सचमुच सर्दी में आग ही तो जान है, सचमुच वर्षा में छत ही तो जान है। यह तो हमारा ही भाग्य है कि चने की तरह भाड़ में भूनते रहते हैं। ये तो हमारा ही भाग्य है कि बर्फ़ में ठिठुरते रहते हैं। ये तो हमारा ही भाग्य है कि वर्षा में भीगते रहते हैं। और लास्ट पंक्ति है, फिर भी पसीने से नहा गया हूँ, फिर भी ठंड से काँप रहा हूँ, फिर भी बारिश से तरबतर हो गया हूँ। एकांकी की रचना से आगे के प्रश्न आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने इस वीडियो में करा दिए हैं और बाकी के सारे प्रश्न आपको इससे आगे की वीडियो में मिल जाएंगे। और दोनों वीडियोस का लिंक एक दूसरे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आपको कोई असुविधा नहीं होगी। तो अब वीडियो के अंत में कर दीजिए 4 काम। लाइक का बटन दबा दीजिए, अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में और इसी चैप्टर के अगले प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.